दोबारा 1805 में ये गवर्नर जनरल बन के आए वेलेजली के बाद। और 24 अक्टूबर 1805 को जब कॉर्नवालिस कलकत्ता से नाव से आ रहा था गंगा नदी में होता हुआ, बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को ही करना था कॉर्नवालिस के द्वारा। तो परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को करने के लिए ही कॉर्नवालिस पटना होते हुए और उसके बाद बक्सर होते हुए गाजीपुर पहुंचा, जहां उसकी डेथ हो गई थी 24 अक्टूबर 1805। और आज भी गाजीपुर में एक मोहम्मदाबाद तहसील में गौसपुर गांव है, उस गांव का नाम था गौसपुर, आज भी है, जहां कॉर्नवालिस की डेथ हुई थी। कॉर्नवालिस की डेथ के बाद जो 1805 में हुई है, 1824 में कॉर्नवालिस की याद में अल्टीमेटली उस जमाने में चूंकि साधन ज्यादा नहीं थे, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई कहाँ ले जाई जाए डेड बॉडी को, तो वो गाजीपुर में ही दफन कर दिया गया। और जिस जगह दफन किया गया वहां 1824 में कॉर्नवालिस का एक मकबरा बनाया गया। वो मकबरा बनाया था भाई जो बंगाल वाले अंग्रेज थे उनको इकट्ठा कर है। वो आर्किटेक्ट की वो डिजाइन है जिससे बहुत कुछ हद तक जिसे कहना चाहिए यूरोपियन आर्किटेक्चर तो नहीं, लेकिन ब्रिटिश आर्किटेक्चर इंडिया में झलकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये प्रथम आर्किटेक्चर का नमूना है। कॉर्नवालिस के मकबरे की विशेषता यह है कि कॉर्नवालिस के मकबरे में जिस तरह से खंबे लगे हुए हैं, लगभग 12 खंबे हैं, मकबरा ने चूंकि खुद देखा है, तो उसी सेम पैटर्न पे बाद में लगभग 100 साल बाद लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस के द्वारा नई दिल्ली का जब डिजाइन किया गया, क्योंकि 1911 में जब जॉर्ज पंचम इंडिया आए थे, तो उनके द्वारा जो आज का लाल किला है, जहां से कभी शाहजहां खड़ा हुआ करता था, आज भारत के प्रधानमंत्री वहां से 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं, तो वहीं पर खड़े होकर के उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी 1911 में कि हम एक नया शहर बसाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में शहर बसाने की परंपरा बहुत पुरानी है, कोई नई परंपरा नहीं है। शाहजहां ने भी, जो शाहजहानाबाद वाला आज का दिल्ली का एरिया है, वो शाहजहां ने बसाया है। बसाएंगे जिसे न्यू दिल्ली कहा जाएगा। ये पुरानी दिल्ली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो जो एडवर्ड लुटियंस ने दिल्ली की डिजाइनिंग करी, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, जब इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा, तो वो एक तरह से गाजीपुर के कॉर्नवालिस के मकबरे का एक वृहद रूप है आर्किटेक्चरल डिजाइन में। सेम इसी पैटर्न पे इंडियन पार्लियामेंट में खंबे लगे हुए हैं, जिस पैटर्न पे कॉर्नवालिस के मकबरे में लगे हुए थे, उसके चारों तरफ। कॉर्नवालिस के मकबरे में लगे हुए, आप अंदर जाएं गाजीपुर में, तो बीच में कॉर्नवालिस की तस्वीर बनी हुई है, और एक तरफ एक पंडित और एक तरफ एक मौलवी को रोते हुए दिखाया गया है सामने की तरफ से, जब आप सामने की तरफ से घुसते हैं तब। और जब पीछे की तरफ से जाते हैं, मतलब उसके जस्ट पीछे जो बुत है, बुत तो नहीं है बल्कि एक ओबेलिस्क टाइप का है, और एक पत्थर लगा हुआ है चारों तरफ, चौकोर, लगभग मेरे ख्याल से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, और ऊंचाई होगी लगभग 7-8 फीट, 6-7 फीट तो होगी। दूसरी तरफ जो है 2 सोल्जर्स दिखाए गए हैं उसमें। 2 सोल्जर्स मतलब एक ब्रिटानी सोल्जर दिखाया गया है, एक मराठी सोल्जर दिखाया गया है, या हिंदुस्तानी सोल्जर आप कह सकते हैं उसे, अवध का। वो भी जो है जिस दशा में दिखाए गए हैं उसमें, वो बेसिकली शोक शस्त्र की दशा है। फौज में या पुलिस में जब किसी की डेथ हो जाती है तो राइफल नीचे कर दी जाती है, डेट इज कॉल्ड शोक शस्त्र।
तो शोक शस्त्र की दशा में दिखाए गए हैं। कॉर्नवालिस के जो मकबरे पर जो क्या नाम है, तलवारें लगी हुई हैं, इवन जो गेट पर भी जब आप जाएंगे तो गेट पर भी जो सलाखें लगी हुई हैं, उनमें बंदूकें लगी हुई हैं साथ में, और बंदूकें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। वो शोक शस्त्र का निशान है। तो शोक शस्त्र वाली मतलब उसमें सब चीजें से आपको लगेगा कि इट इज, ये कोई ऐसी जगह है जहां दुख व्यक्त किया जाता है। तो कॉर्नवालिस को, बेसिकली कॉर्नवालिस मूल रूप से एक जमींदार घराने में पैदा हुआ था और खुद जमींदार था। इसीलिए जो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के पीरियड में आया, उसने बहुत कुछ हद तक हिंदुस्तान में जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया, और बहुत सारी चीजें कॉर्नवालिस ने करी। तब तक पिट्स का इंडिया एक्ट आ चुका था 1784 में। पिट्स का इंडिया एक्ट के बारे में लास्ट ईयर में बता चुका हूं, सॉरी लास्ट क्लास में। अब देखिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कॉर्नवालिस के पीरियड में क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया? रीजन ये था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आपको वीडियो दिख रही है, मेरा चेहरा दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो जो एरिया कंपनी एक्वायर करती चली जा रही थी, देखिए 1765 में ही कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का राइट मिल गया। उसके बाद कई युद्ध भी हुए और एंग्लो मराठा वार हो रहे थे, एंग्लो मैसूर वार हो रहे थे। एक पीरियड तो ऐसा था जब एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वार साथ साथ चल रहे थे। तो जो जो एरिया कंपनी के हिस्से में आता चला जा रहा था, उससे लगान वसूल करने का कोई ना कोई सिस्टम तो उन्हें डिवाइस करना था। तो यद्यपि एक व्यवस्था के द्वारा बनाने का प्रयास किया गया, साल किया गया, भी बहुत नहीं ये थी कि लोगों को लग रहा था कि भाई, लग रहा था इस एरिया में से लगान कैसे वसूला जाए और उसके क्या तरीके होने चाहिए। तो कॉर्नवालिस ने बहुत में मंथन किया। तो जो जितनी चीजें करी अपने टेन्योर में, जो सवाल, देखो मैं आपको कॉर्नवालिस की फालतू चीजें तो बताऊंगा नहीं, जो सवाल बनते हैं वो आपको मालूम हो ही गया। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसने हिस्सा लिया, इंडिया में डेथ हुई, गाजीपुर में इसकी टॉम्ब है, एंड जो इसने सुधार किए वो मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूं, और उसके पीछे का लॉजिक भी बता रहा हूं। कॉर्नवालिस को ही श्रेय जाता है एसपी के पद को क्रिएट करने का। पुलिस का सुधार में एसपी का पद भी इसी के द्वारा ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश इसी के द्वारा किया गया। डीएम के पद के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जज का पद भी इसी के द्वारा क्रिएट किया गया। यद्यपि पहले था, ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत लूज था, उसके कर्तव्य और अधिकार डिफाइंड नहीं थे, इसके द्वारा हर जगह क्रिएट किया गया। सबसे पहले हम आते हैं राजस्व सुधारों पर, और हमारी जो पीनल कोड है, दंड संहिता, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई करती है, इंडियन पेनल कोड, ये तो बहुत बाद में आई, 1830-35 के आसपास तो इसे मैकॉले ने बनाया है। ये तीसरे चरण में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको विलियम बेंटिक के बाद का पोर्शन पढ़ाऊंगा। और तीसरा चरण बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो केवल 1825-30 से लेकर के 1857 तक का, वही 20 साल। ये चरण बड़ा है, ये 50 साल का है। और चरण भी इसलिए डिवाइड किए गए क्योंकि इसमें आप पाएंगे कि कंपनी की पॉलिसीज में अंतर आया। कंपनी अब एक मिलिट्री कंपनी बन चुकी है, रूल कर रही है। पहले चरण में कंपनी केवल एक ट्रेडिंग कंपनी थी। तो कॉर्नवालिस के द्वारा उस समय बेसिकली ये वही पीरियड था जिस पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन होकर चुका था और नेपोलियन पावर में आ रहा था, और नेपोलियन के द्वारा एक नेपोलियन कोड बनाई गई थी। नेपोलियन कोड बेसिकली एक तरह से कानून थे जनता के लिए। सिमिलरली कॉर्नवालिस के द्वारा भी कॉर्नवालिस कोड बनाई गई, वो भी कानून थे।
अब इसके बाद लगभग 40 साल बाद जो है वो मैकॉले के द्वारा पेनल कोड डिवाइस किया गया और लागू हुआ वो जब गदर हो गया उसके बाद, यानी कि 1857 के बाद। उससे पहले कॉर्नवालिस कोड ही एग्जिस्टेंस में रही लगभग 50 साल। तो कुछ जो रेवेन्यू रिफॉर्म है, उसके अलावा पुलिस रिफॉर्म है, उसके अलावा कॉमर्शियल रिफॉर्म भी है। रिफॉर्म कह लीजिए या नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। अब कॉर्नवालिस ने आते आते ही पहला काम यह किया कि बिल्कुल जो लूज स्ट्रक्चर था उसे बिल्कुल टाइट कंपार्टमेंट में कर दिया और हर जिले में, हर पूरे बंगाल प्रोविंस को और जो जो एक हिस्से में था उसे पूरे उनके डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा नहीं होता, किसी थाने का कुछ हिस्सा हो किसी या दूसरे जिले का बहुत दिया गया रेवेन्यू में पढ़ेंगे। और ये रेवेन्यू एरिया को एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाई उसकी और एक रेवेन्यू परमानेंट बना दिया डेट इसके द्वारा रूप में आता कि भाई हम वसूलेंगे न लगान वसूलेंगे। सॉरी सर, आप उनके द्वारा देखा। सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अब आ गया नाउ? जी सर। हाँ सर क्लियर है सर, अभी तो आ रही है अब? यस सर आ रही है सर। जी सर, आ रही है। बीच बीच में सिग्नल चले जाते हैं। मेरे पास 3 डिवाइस हैं, एक ये डोंगल है एयरटेल का, एक इसका है जियो का। वो कोई तीनों में से कभी कोई काम करता कभी कोई काम नहीं करता। तो कॉर्नवालिस के द्वारा ये किया गया कि उस एरिया को डिमार्क करके डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिफाइन किया गया और वहां कलेक्टर बैठा दिया गया। 20 साल पहले कलेक्टर की व्यवस्था नहीं थी। जो डीसी का शब्द है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो शब्द है वो तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही फिर अलग कर दिया गया। तब डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं हुआ करता था, डीएम अलग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, वो अलग पद था। अलग पद कॉर्नवालिस के द्वारा ही परमानेंटली क्रिएट किया गया। तो कलेक्टर बैठाला गया और कलेक्टर्स में उसके द्वारा यह किया गया कि कोई भी यूरोपियन ही केवल कलेक्टर बन सकता है, क्योंकि कॉर्नवालिस को यह था कि वो इंडियंस को डिप्टी कलेक्टर से ऊपर नहीं प्रमोट करना चाहता था। वो मैक्सिमम रैंक किसी जो इंडियंस की हो सकती थी वो एसडीएम हो सकती थी, और उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था। उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया हुआ करता था कि वो कितनी रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, जिससे कि वो बेईमानी ना करे। कॉर्नवालिस ने कंपनी के प्राइवेट ट्रेड को बिल्कुल परमानेंटली बंद कर दिया, कंपनी के एम्प्लॉइज का, और ये कहा कि इनकी सैलरी कम है इस वजह से ये बेईमानी करते हैं। तो उनके द्वारा जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे, यानी कि जो कलेक्टर हुआ करते थे उस जमाने में, लेखपाल हुआ करते थे, जो भी ब्यूरोक्रेसी थी, उस सबकी सैलरी बहुत बढ़ाई गई कॉर्नवालिस के द्वारा। लगभग 3 से 4 गुना सैलरी की गई। इसके अलावा उनके द्वारा व्यवस्था की गई कि जो कलेक्टर होगा वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसका 1% हिस्सा उसे और मिलेगा। तो इससे कलेक्टर जो भी व्यक्ति हुआ करता था वो बड़ा मोटिवेटेड रहता था ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जितना रेवेन्यू वो कलेक्ट करेगा उसका 1% उसे मिलना है। अगर किसी ने 20 लाख रुपए रेवेन्यू के रूप में उस समय मान लिया जाए इकट्ठे कर लिए हो, तो उसका 1% तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, 20,000 रुपए।
और उस जमाने में 20,000 रुपये बहुत हुआ करते थे। अब दूसरा सुधार उसने ये किया कि वॉरेन हेस्टिंग ने एक रेवेन्यू की कमेटी बनाई थी, एक सेंट्रल बोर्ड बनाया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो भी कंपनी के एरिया में था, उसने उसका नाम बदल कर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया, राजस्व परिषद। आज भी वो यथावत एग्जिस्ट करती है हिंदुस्तान में। हर स्टेट में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूपी का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तब काम ये, आज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुनता है किसानों के बीच में बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स के मैटर हैं, या जो सरकार अधिग्रहण करती है, बहुत सारी चीजों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स, उसमें डीएम के बाद कमिश्नर की कोर्ट में जाता है मैटर, और कमिश्नर के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील की जाती है। तब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये भी निगाह रखता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कितना पैसा लगान का वसूल है। इसीलिए आज भी आप देखें उस विभाग को राजस्व विभाग कहा जाता है, जबकि आज की डेट में टोटल लैंड रेवेन्यू मुझे नहीं लगता कि 100 करोड़ से ऊपर वसूला जाता होगा। मुझे लेटेस्ट फिगर नहीं, आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा, लैंड रेवेन्यू 100 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। और कम से कम मेरे ख्याल से 65 या 70 हजार करोड़ रुपया अकेले यूपी में सेल टैक्स से आता है। मैं जब सेल टैक्स में था तब मुझे याद आ रहा है, तब 30 या 32 हजार करोड़ रुपए आता था अकेले सेल टैक्स से। लेकिन उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं कहते, रेवेन्यू उसे कहते हैं जिससे केवल 200 करोड़ 100 करोड़ आता है, क्योंकि उसी पीरियड में उसे तब केवल मेजर, तब कोई सेल टैक्स तो था नहीं, मेजर जो चीजें थी वो केवल लैंड रेवेन्यू थी। इसीलिए आज भी आप किसी से बात करेंगे, किसी लेखपाल से बात करेंगे, किसी कानून को से बात करेंगे, तो पूछेंगे कौन से विभाग कर रहे हो, फिर राजस्व का हिस्सा 1% नहीं बचा हो जो लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था। अब 1790 तक कॉर्नवालिस 1786 में आ गया था, 3-4 साल बड़ा उसके द्वारा मथा गया, और 1790 तक किसी नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना बहुत टफ होता है। 1790 तक तो जो वॉरेन हेस्टिंग सिस्टम छोड़ गया था, वो वॉरेन हेस्टिंग के सिस्टम में क्या था, बात पहले 5 साल आता, 1 साल कर दिया। 1790 कॉर्नवालिस ने कोर्ट ऑफ परमिशन ली, प्रपोजल भेजा, जो कोर्ट ऑफ के द्वारा अब हम उस पूरे प्रपोजल को समझेंगे। आखिर आवाज आ रही है? नो सर, आवाज नहीं आ रही है सर। ब्रेक हो रही है, सर आवाज ब्रेक हो जाती है। अब आ रही? अब भी सर कट रही है आवाज। सर आवाज कट कट के आ रही है सर। नहीं सर, अभी भी सर बीच में कट रही है सर आवाज। कैसे हो रहा है बच्चे? नहीं सर, अब तो क्लियर है सर। अब बताएं आवाज कैसी है? अब क्लियर है सर। आवाज बताएं, आप बताएं अब कैसी है? जी सर, क्लियर है सर अब। जी सर क्लियर है। कॉर्नवालिस को ये जिम्मेदारी भी दी गई थी कि कॉर्नवालिस एक सेटिस्फैक्टरी सिस्टम बनाए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट। तो कई सारे थी कॉर्नवालिस के सामने, कि जो डिमार्केशन किया जाए, उसका चिन्हीकरण किया जाए। दूसरा था उस लैंड का यूज क्या हो रहा है, किस पर्पज से वो लैंड यूज हो रही है। सपोज कि वहां पहाड़ है, सपोज कि वो चरागाह है, सपोज कि वो बंजर है, सपोज कि वो ऊसर है, सपोज कि उसमें खेती हो रही है, ऊसर पर थोड़ी आप टैक्स ले लेंगे।
फिर जो किसान, देखिए अभी तक आज की स्थिति में जो आप गांव में देखते हैं कि आप लोगों को मालिकाना हक है किसानों को, वो नहीं था तब। लैंड मुगल पीरियड में किंग की मानी जाती थी। इस स्थिति केवल टेनेंट की, किराएदार जैसी। अगला सवाल है, टेन्योर, कितना टेन्योर होगा, कितनी होगी, कितनी अवधि के लिए किसानों को दिया जाए, 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए। सॉरी सर, आवाज ब्रेक हो रही है। कितना ख्याल हो रही है कि आवाज आ रही है? बोलो भाई। सर अभी भी ब्रेक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। इसमें सिग्नल चले गए, 1 मिनट, मैं दूसरे उससे कनेक्ट करके देखता हूं, 1 सेकंड।
आवाज आ रही है अब? यस सर, आ रही है सर। जी सर, आ रही है। यस सर। तो बिल्कुल क्लियर आवाज है ना? जी सर। यस सर। अब इस मामले में बहुत डिस्कशन हुआ। जो तत्कालीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन थे, आज भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ही होते हैं, और वो बहुत सीनियर आईएएस होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन थे सर जॉन शोर, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बड़े जो रिकॉर्ड कीपर थे, रिकॉर्ड कीपर जनरल मिस्टर जेम्स ग्रांट, और गवर्नर जनरल के बीच में काफी बहस हुई, काफी मंथन किया गया। सवाल 3-4 चीजों पर था। सवाल ये सबसे पहले कि सेटलमेंट किसके साथ किया जाए। देखिए, इन तीनों सिस्टम को मोटा मोटा समझने का सिस्टम यह है कि हम या तो किसानों से सीधा वसूलें, या एक गांव का एक लगान फिक्स कर दिया जाए, उनके आपस में किसी का खेत बड़ा है, किसी का खेत छोटा, उसी हिसाब से फिक्स करते हुए एक गांव से सीधा वसूल लिया जाए। उसके जो गांव का प्रधान है या जो हेडमैन है, उसका जो सबसे उसमें बड़ा है, उससे जो खुद सबसे वसूल लेगा। और तीसरा ये कि हम बहुत सारे गांवों का एक एरिया बना दें, और 10, 20, 50, 100, 200 जितने गांव हो, 12 गांव हो, 14 गांव हो, 18 गांव हो, उन सबसे वो लगान इकट्ठा करे और हमें दे दे। तो बस मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो सबसे पहला सिस्टम है उसे कहते हैं रैयतवाड़ी। रैयत मतलब किसान सीधा। और जब आप गांव से वसूलेंगे तो उसी को कहा जाता है महलवाड़ी। बिहार में और झारखंड में महल मतलब गांव। और तीसरा, जिसमें हम 4, 5, 6, 8 गांव, 10 गांव, 12 गांव, 25 गांव, 50 गांव उस हिसाब से फिक्स कर दें, और उनसे जो वसूल कहते हैं डेट इज जमींदारी। यूनिट कलेक्शन की का अंतर है बस। और ये एक साथ नहीं आए। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम आया। जमींदारी सिस्टम में जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए फिर महलवाड़ी सिस्टम लाया गया, और महलवाड़ी सिस्टम में भी जो खामियां दिखी उन्हें दूर करने के लिए रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया, यानी सीधे। एक जमाने में जब आप गैस खरीदते थे तो गैस के सिलेंडर पे जो सब्सिडी थी वो सीधे नहीं मिलती। एक जमाने में पैसे लेने के लिए आपको समाज के लिए जाना पड़ता था, आज कहीं नहीं जाना पड़ता, सीधे आपके खाते में। रैयतवाड़ी मतलब सीधे किसानों से। तो खैर अभी तो किसके साथ सेटलमेंट, नवा कोई है, सीधे किसान है। आवाज नहीं आ और रही। किसान में भी बहुत सारा एरिया ऐसा है। फिर आवाज चली गई क्या? सर बीच में चली हेलो, जाती है सर, अभी तो सर आ रही है अभी। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है सर, यस सर आ रही है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लाइट चली जाती है तो ये इंटरनेट स्लो हो जाता है। मे बी कि जो कंपनी यहाँ टावर लगाई हो वो लाइट डिपेंडेंट हो। अब लाइट आ गई, आवाज आ रही है अब? यस सर आ रही है सर, क्लियर है? यस सर। हाँ, लाइट आती है, इसमें सिग्नल प्रॉपर आ गया।
अब किसके साथ किया जाए? या फिर हम 10-20 गांव का कोई समूह बना दें और इस एरिया की जमींदारी दे दी जाए, उनसे समझौता कर लें, या हम सीधे, और अगर हम जमींदार से करते हैं तो कितना % हिस्सा हमें मिलेगा, कितना जमींदार को मिलेगा? क्या जमींदार को ओनर माना जाए उस जमीन का या ना माना जाए, या ओनरशिप कंपनी के पास ही रखी जाए? वारेन हेस्टिंग के सिस्टम में आपने देखा होगा कि वो जमींदारों को ओनर नहीं मानता था, ओनरशिप कंपनी ने अपने हाथ में रखी थी। जमींदारों को कहा केवल टैक्स कलेक्टर हैं आप, टैक्स कलेक्ट करके देंगे। अब कॉर्नवालिस के पीरियड में उसने हर जगह डीएम नियुक्त कर दिए जो जो एरिया कंपनी का था। तो अगर कलेक्शन का जो मेथड है वो डीएम के माध्यम से होना है तो डीएम किससे वसूलेगा? डीएम गांव गांव तो जाएगा नहीं, ना इतना पैराफर्नेरिया डेवलप करने की जरूरत है। सर्वे कराने के बाद अल्टीमेटली सेटलमेंट इस बात पर आया, बहुत सारे और प्रश्न थे कि फिर हम जमींदारों की क्या व्यवस्था रखें या ना रखें, प्लस जमींदारों को जो चीज दी जाए उसमें वो अधिकार कितने दिन तक चलेगा उनका, उसका टेन्योर कितना होगा, प्लस क्या वो जमींदारी वंशानुगत हो सकती है कि नहीं। मान लीजिए जमींदार मर गया तो उसके बाद किसको दी जाए, प्लस क्या जमींदारी बेची जा सकती है, क्या जमींदारी ऑक्शन की जा सकती है, क्या जमींदारी किराए पे भी दी जा सकती है। भाई कोई भी कानून बनता है तो उससे पहले बहुत मंथन किया जाता है। मालूम पड़ा ले गया जमींदारी और उसने बाद में जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर दी है। अब सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के जो व्यू थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। जॉन शोर का व्यू ये था कि जमींदार को ओनर मान लिया जाए और तब तक ओनर माना जाए जब तक वो हमारा हिस्सा हमें दे रहा है। और ओनर इस सीमा तक माना जाए कि उसमें वो अगर अपने बच्चों को देना चाहता है अपनी जमींदारी तो वो भी उनके बच्चों का क्लेम को मान लिया जाए नौकरी की तरह। जैसे आज आप नौकरी में कई बार नौकरी ले लेते हैं ना पिता की जगह, उसे सेल करने का भी अधिकार हो, उसे गिरवी रखने का भी। मान लीजिए जमींदार को जरूरत है तो अपनी जमींदारी को गिरवी भी रख सकता है, मॉर्गेज भी कर सकता है। जेम्स ग्रांट का व्यू यह था कि स्टेट को ही ओनर माना जाए, मतलब सरकार ही ओनर हो, नहीं कंपनी ओनर हो, जमींदार को ओनरशिप न दी जाए। जमींदार को वही वारेन हेस्टिंग की तरह केवल लैंड कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर माना जाए, रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट माना जाए। ऑफिसर तो हमारे ही है मॉनिटरिंग के लिए। कॉर्नवालिस खुद जमींदार घराने से था तो उसे जेम्स ग्रांट का व्यू बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा जेम्स ग्रांट के व्यू से जमींदार की हैसियत कम होगी। और सर जॉन शोर के व्यू को अपनाते हुए उसने कहा कि जमींदार को ओनर माना जाए। यह वारेन हेस्टिंग की पॉलिसी से बिल्कुल उलट था। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कंपनी के लोगों के पास अभी इतना अनुभव नहीं है कि वो किसानों से सीधे डील करें और ना इतने कंपनी पर भी कर्मचारी हैं। प्लस हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली की तो 1782 में डेथ हो गई। मराठों से भले ही खतरा ना हो लेकिन टीपू सुल्तान से बहुत खतरा था। और कंपनी को अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बहुत करने पड़ रहे थे। तो उसने कहा कि हम ये लैंड रेवेन्यू वसूल करने के सिस्टम में ना उलझे तो बेहतर है। और उन्होंने कहा कि इसका तरीका ये रखा जाए वही कि बोली लगाई जाए, 20 गांवों को इकट्ठा कर लिया जाए, इनकी बोली लगाई जाए कि इसकी जमींदारी
अब सवाल उठता है कि बोली का जो बेस वैल्यू है वो क्या होगा। बेस वैल्यू का मतलब कि 20 गांव की जमींदारी नीलाम करी जाए, जो सबसे बड़ा नीलामी देने वाला होगा उसे दे दी जाएगी। तो जमींदारी की 20 गांव की हमारा की बेस वैल्यू क्या होगी, 1,000 रुपए में दी जाएगी, 10,000 में दी जाएगी, 20,000 में दी जाएगी। इसका भी तो हमें कुछ आधार बनाना पड़ेगा ना। या तो लोग 2 रुपए में ले जाएंगे पूरी जमींदारी जब नीलाम होगी तो, या ऑक्शन की जाएगी, बिडिंग की जाएगी। तो अंग्रेजी में बिडिंग कहते हैं, मतलब ऑक्शन। तो नतीजा ये निकला कि हाईएस्ट बिडर को ही दी जाए, हाईएस्ट जो बोली लगाने वाला है। तो बेस वैल्यू कैसे डिसाइड की जाए? तो बेस वैल्यू, ये सजेशन आया कि मुगल काल में जिस भी ईयर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्ट हुआ हो, उस रेवेन्यू को अमाउंट को बेस वैल्यू मान लिया जाए। अब हो सकता है उस साल हाईएस्ट इस कारण से रहा हो कि मानसून बहुत अच्छा रहा हो, या इस कारण से रहा हो कि भाई बहुत अच्छी खेती हुई हो, किन्हीं अन्य कारणों से मानसून के अलावा। फिर कहा कि नहीं मुगल काल, फिर कहा कि मीर कासिम की पीरियड में जितना कलेक्शन आया वो, फिर मीर कासिम वाली भी बात नहीं। अल्टीमेटली आया कि 1790 में और 91 में, 90 से 91, ध्यान रखिएगा उस टाइम रेवेन्यू कलेक्टिंग ईयर अगस्त से शुरू होता था, अप्रैल से शुरू नहीं होता था। जितना कलेक्शन आया 1790 और 91 के बीच में, वो इसकी बेस वैल्यू मान ली जाए। टोटल कलेक्शन को डिवाइड कर लिया जाए एरिया वाइज और गांव वाइज। जितने गांव की जमींदारी के क्लस्टर बना लिए जाएं, छोटे छोटे, बहुत दूर का एरिया है तो छोटे क्लस्टर बनाए जाएं, सॉरी बड़े क्लस्टर बनाए जाएं। पास का एरिया है, सिटी एरिया के पास का है तो छोटे क्लस्टर बनाए जाएं, और लोगों को कहा जाए कि भाई आप जमींदारी ले लीजिए। और इतना, अब सवाल उठता है जमींदारी लेने के लिए कुछ पैसा आपको जमा करना पड़ेगा नीलामी के दौरान। आज भी होता है नीलामी से पहले कुछ पैसा, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न रखा जाए जो जमींदारी में बिना बात के इस नीलामी की प्रक्रिया में शामिल हो जाए और उसकी औकात कुछ ना हो। तो एक मिनिमम अकाउंट फिक्स किया गया। अब सर जॉन शोर ने यह कहा कि भाई हमारे पास कोई एक्चुअल फील्ड डाटा तो है नहीं कि किस किसान कितनी खेती कर रहा है, कितनी बार खेती कर रहा है, कौन कौन सी फसल ले रहा है, किस पर हम कितना टैक्स वसूलें। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस पचड़े में पड़ने के बजाय कॉर्नवालिस ने यह मन बनाया कि इसे परमानेंट कर दिया जाए। परमानेंट क्या किया जाए? परमानेंट किया जाए कंपनी का शेयर, जमींदार का नहीं। कंपनी का शेयर उन्होंने फिक्स किया। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, मान लीजिए किसी एक्स जमींदारी से टोटल 1,000 रुपए रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो उसका 89% यानी कि 890 रुपए वो कंपनी के खाते में आएंगे, और 11 रुपए, सॉरी 11%, 110 रुपए वो जमींदार को मिलेंगे। और कंपनी का बिल्कुल फिक्स है। जमींदारों को यह छूट है कि वो 100 के बजाय अगर एरिया बढ़ता है, मान लीजिए अगले साल एरिया, कुछ जंगल को काट लिया गया, जो जंगल काट लिए गए तो जंगलों के काटने के बाद बहुत सारा एरिया में नई खेती होने लगी, तो कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं। जितना फिक्स किया गया 1791, 90, 91 में, उतना ही उसी का हमें 89% चाहिए, और बाकी सब जो एरिया बढ़ेगा, तो ये माना गया कि जमींदार 11%, मान लो 110
रुपए बचे उसे, तो केवल 890 रुपए तो कंपनी को चले गए। कल को उस एरिया से 1200 रुपए टैक्स आने लगे, तो फिर कंपनी को तो 890 ही मिलेंगे, जमींदार को 110 और 200, बढ़े हुए 200, यानी कि 310 रुपए। ये माना गया कि जमींदार फिर इन्वेस्ट करेगा और एरियाओं को चाहेगा कि वो इसके अधीन आ जाए, क्योंकि जो बढ़े हुए एरिया का प्रॉफिट था उससे कंपनी नहीं लेगी। कंपनी अपना बिल्कुल फिक्स कर चुकी है, परमानेंट। हमारा बिल्कुल फिक्स है 89%, जो हमने फिक्स किया 1790-91 पे, उतना हमें चाहिए। तो कंपनी को फायदा ये हुआ कि कंपनी किसी पचड़े में नहीं पड़ी। मानसून फेल हो जाए तो, बाढ़ आ जाए तो, सूखा पड़ जाए तो, आग लग जाए तो, पैदावार ना हो तो, टिड्डी खा जाए तो, बहुत ज्यादा हो जाए तो, कंपनी को अपना फिक्स रेवेन्यू मिलने लगा बिना किसी इफेक्टिव मशीनरी के। जमींदारों के साथ कुछ उनके कंपनी के अधिकारी, जिसे डीएम कहा जाता, डीसी कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बस वो यही देखते थे कि जमींदार एक्चुअल जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। परमानेंट सेटलमेंट अब मैं बताऊं आपको कि किन किन एरियाज में किया गया। परमानेंट सेटलमेंट से सबसे बड़ा कंपनी को फायदा यह हुआ कि एक फिक्स इनकम आने लगी, स्टेबल इनकम आने लगी, उसमें वेरिएशन नहीं होता था। और हर साल गवर्नमेंट को कोई सर्वे नहीं करना, ना खतौनी लिखनी, ना खसरा लिखना, साहब कितने कौन सी फसल करी अब की बार तुमने, मालूम पड़ा किसान ने करी कोई है, बता कोई रहा है, मालूम पड़ा कि आपको एक आदमी हर गांव पे भेजना पड़ेगा। उस पचड़े से आप बच गए। इसे यह माना गया कि जमींदार ज्यादा से ज्यादा, चूंकि 11% कम था, जमींदार ज्यादा से ज्यादा एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में लाने का प्रयास करेंगे और जो इससे इनकम हो रही है उसे एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, इन्वेस्ट करने में। एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा रकम लगाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, और ज्यादा पैदावार होगी तो उन्हें ज्यादा टैक्स आएगा, और टैक्स का फायदा तो सीधे कंपनी को तो मिलना नहीं, कंपनी का तो फिक्स है, इन्हीं को मिलेगा। हुआ उल्टा, जमींदारों ने धेला इन्वेस्ट नहीं किया और जमींदारों ने गांव से हटकर शहरों में अपनी अपनी कोठियां बना ली, और जो आ रहा था उसे मान लिया कि अब तो बिल्कुल फिक्स पक्की नौकरी लग गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरे कॉर्नवालिस को इससे बहुत बड़ा फायदा यह हुआ, उसने कहा कि ये हमारे और किसानों के बीच में सीधे सीधे बफर का काम करेंगे। हमारे और इंडियंस के बीच में एक ऐसी क्लास जन्म ले लेगी जो कि लॉयल होंगे, क्योंकि इन्हें हमसे फायदा है हमारे रहने से, और ये पूरा साथ देंगे। अगर कोई बात गड़बड़ करती है, किसी भी युद्ध में साथ देंगे, कहीं जनता विद्रोह करती है तो साथ देंगे, और यही हुआ। आगामी लगभग 150 साल तक जमींदारों ने शायद ही कहीं विरोध किया हो, 10-20 एग्जाम्पल अगर आप हटा दें तो, अदरवाइज मैक्सिमम जमींदार अंग्रेजों के बिल्कुल लॉयल बने रहे, क्योंकि उन्हें उससे फायदा था। किसानों के पास कोई टेनेंसी राइट तो था नहीं। इसीलिए जब आजादी मिली तो 1951 में जो नेहरू गवर्नमेंट ने, पंडित नेहरू की जो गवर्नमेंट थी, उसने जो एक्ट पारित किया वो जमींदारी एबोलिशन एक्ट था, और 8 शेड्यूल थी संविधान में आजादी होते वक्त। 9वीं शेड्यूल जानबूझ के जोड़ी गई जिसमें कोई जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, और उसमें सबसे पहले जमींदारी एबोलिशन एक्ट डाला गया, जिसमें किसानों को सीधे लैंड के राइट दे दिए गए। आज जमीन किसान की है, जमींदार की नहीं है। और इससे फायदा यह हुआ कि एक उन्हें सपोर्ट मिलेगा इन्फ्लुएंशियल क्लास का। इन्फ्लुएंशियल क्लास पूरी पैदा हो जाएगी, उसका सपोर्ट मिलेगा। और जमींदार मैक्सिमम 1857 के गदर में भी अंग्रेजों के लॉयल बने रहे। और उन्होंने कहा है कि स्थानीय किसानों को जमींदार के रूप में अपना नेता मिल जाएगा, लेकिन वो नेता
करेगा वही जो हम कहेंगे। सबसे लास्ट में जो उसे लगा कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वो रेवेन्यू के मैटर में बहुत ज्यादा ना पढ़ करके जो अन्य कमर्शियल काम है जिनसे और टैक्स आएगा हम सीधे लेंगे, और जो जुडिशियल वर्क है उसमें इन्वॉल्व होंगे। रेवेन्यू कलेक्शन में डीसी के अलावा जो अन्य अधिकारी के अलावा और बहुत ज्यादा अमला हमें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और आप ताज्जुब करेंगे कि स्टेट का जो डिमांड उनके द्वारा 1790-91 के बाद फिक्स किया गया, 1793 में जब सिस्टम लागू किया गया, एक्चुअल लागू होते 1793 आ गया, से लेकर के आजादी मिलने तक 1950-51 तक जो शेयर था स्टेट का वो बिल्कुल फिक्स बना रहा, वो नहीं बढ़ा, जमींदारों का हिस्सा बढ़ता रहा। जमींदारों को चूंकि पूरे अधिकार मिल चुके थे तो वो लगान वसूलने के लिए बड़े क्रूअल मेथड यूज किया करते थे, इसीलिए हिंदी फिल्में बहुत बनी है उस पीरियड में जमींदारों के अत्याचारों पर। जमींदारों ने उस पैसे का उपयोग पूरी तरह से अपनी लग्जरी लाइफ जीने में किया। जमींदार एक तरह के खून चूसने वाले यंत्र बन गए। स्टेट में जमा हो रहा है 100 रुपया, जमींदार वसूल रहे हैं 300 रुपया, और स्टेट को केवल अपने शेयर से मतलब था, जमींदार उसके बाद कितना भी वसूल ले। और जमींदारों ने भी अपनी जमींदारी को 2-2, 4-4 गांव की छोटे छोटे जमींदार बना दिए। अपने लड़के, भाई 100 साल में तो कम से कम 4 पीढ़ी आ गई होंगी, रिश्तेदारों को दे दी, और 4 गांव के जमींदार वो बने बैठे हैं, उनका भी खर्चा उसी से निकल रहा है। एक ऐसी क्लास पैदा हो गई जो कोई काम ही नहीं करती थी, उसे मुफ्त का पैसा मिल रहा था। क्योंकि खेती में काम तो किसान कर रहे थे। गवर्नमेंट ने एक सनसेट लॉ बनाया था, सूर्य छुपने की दिनांक, यानी शाम को 5 बजे तक हर साल वो सनसेट डे हुआ करता था कि उस दिन शाम तक जमींदार लगान का पैसा जमा कर दें। अब बहुत सारे ऐसे भी जमींदार थे जो लगान नहीं वसूल पाते थे, जो क्रूअल मेथड यूज नहीं करता था उसे लोग पैसा नहीं देते थे, जेब से पैसा निकालना तो बहुत कठिन है। तो क्या पैसा नहीं देते थे तो जमींदारी बिक जाती थी, जमींदारी दूसरे को उठा के दे दी, मालूम पड़ा कि एरियर हो गया बहुत ज्यादा, नहीं साहब अगले साल तक जमा कर दूंगा। एरियर भी ब्याज समेत होता था, नहीं वसूल पा रहे। ऐसा भी हुआ कि जमींदारी लोगों की बिक भी गई। एक एस्टीमेट ये भी था कि 1801 के आसपास लगभग 20% जमींदारों की जमींदारी बिक गई जो लगान नहीं वसूल पाए। इसकी गड़बड़ ये थी कि इस सिस्टम को 20 साल या 30 साल 40 साल के लिए बनाना चाहिए था, परमानेंट नहीं करना चाहिए था। उसके बाद इसका फिर से जिसे कहना चाहिए कि एवेल्युएशन किया जाता और दोबारा इसे रिन्यू करना चाहिए था। खैर,
इवन आजादी के बाद भी जब जमींदारी एबोलिशन किया गया तो जमींदारों को कंपेंसेशन दिया गया कि भाई 150 साल पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा ये जमींदारी खरीदी गई थी, तो उस खरीद मूल्य का 100 साल में 150 साल में कितना मूल्य बढ़ा, उतना कंपेंसेशन स्टेट को, राज्य सरकार को देना पड़ा। जमींदारी व्यवस्था में जो एरिया उनके द्वारा इसके अंतर्गत लाया गया, वो टोटल ब्रिटिश भारत का लगभग 19 से 20% था केवल। बहुत बड़ा एरिया जमींदारी में नहीं था। ये 1793 की बात है। बाकी सिस्टम जब कंपनी और एरिया जीतती चली गई और एरिया अपने में मिलाती चली गई, उसमें नए नए सिस्टम लगाती चली गई। ये सिस्टम केवल बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था और यूपी के बनारस वाले डिवीजन में था। और आवाज आ रही है? क्या सर? आ रही है सर। हाँ, क्योंकि लाइट चली गई। इसके अलावा नॉर्थ कर्नाटक में भी यही सिस्टम लागू किया गया। यहां नॉर्थ कर्नाटक का मतलब आज का कर्नाटक नहीं है, वो जो उस दिन मैंने दिखाया था कर्नाटक वाला पोर्शन, उससे है। अब आप एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि वही बंगाल था, मीर कासिम जब बंगाल का नवाब था तब एनुअल कलेक्शन लगभग 64 लाख रुपए था और कंपनी को दीवानी जैसे ही मिली 1765 में। मीर कासिम ज्यादा पुराना तो था नहीं, मीर जाफर के बाद बैठा था 1760 से मान लीजिए 1763 तक। 1765 में जैसे ही तो कंपनी ने लगान वसूलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 147 लाख 64